अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इंडिया की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दरियाए सतलुज, चिनाब, रावी, झेलम और सिंध के किनारे आबाद लाखों अफराद के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर चुका है, जो कि एक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की अलामत है। पानी की सतह में तेजी से इजाफे के बाद 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, लेकिन मुतासरा अजला में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें, मकानात और तालीमी इदारे ज़ेर आब आ चुके हैं, जिनके नुकसानात का तखमीना अभी तय होना बाकी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने ये बात की कि हमारे यहाँ 200 मिलीमीटर बारिश हो तो वो एक आफत बन जाती है। बारिशों के मौसम में 2-3 हफ्ते तक सियाहत पर पाबंदी होनी चाहिए। दरियाओं की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले खुसूसी इजलास में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान के 3 दरियाओं में आने वाले दिनों में मजीद सैलाब का खतरा है। आने वाले 2 से ढाई दिनों के अंदर ये चिनाब, सतलज और रिवर रावी तीनों के अंदर मीडियम से हाई लेवल फ्लड का दिशा है। वफाकी वजीर मामलाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ब्रीफिंग में बताया कि आइंदा माह में एक मजीद स्पेल मुतवक्के है। सितंबर के पहले हफ्ते में या पहले 10 दिन में गालिबन एक आखिरी स्पेल मानसून का आएगा, और अल्लाह ने अगर चाहा तो जो नुकसान हुआ है उसका अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन पूरी कोशिश करके हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कम से कम नुकसान हो। सारी सूरत हाल का एक गहरा ताल्लुक माहौलियाती तवाज़ुन की बिगड़ती हुई कैफियत से भी है। केपी में होने वाली बेदरेख जंगलात की कटाई, ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने और ज़मीन के कटाव जैसे अवामिल कुदरती आफात को मज़ीद संगीन बना रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मौसमियाती बहरान के एक और संगीन मरहले से गुजर रहा है। ना सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन असरात का शिकार है पाकिस्तान, बल्कि इसके नज़्म व नस्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी भी इन आफात के नुकसानात को कई गुना बढ़ा रही है। पाकिस्तान से इससे तन्हा नबर्द आजमा नहीं हो सकता। इसी बात का इज़हार आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में भी किया। More than 700 Pakistanis, including children, and in northern areas, complete families were drowned. So this is the challenge which we really need to address with a focused approach, but we can't do it alone. The Western world has to have hand-holding. They have to contribute to alleviate these miseries. पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली की एक बड़ी वजह जंगलात का कटाव भी है, जो ना सिर्फ मुल्क की सतह पर बल्कि आलमी मौसमियाती इस्तेहकाम के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान में 1.37 मिलियन हेक्टर कुदरती जंगलात मौजूद थे, लेकिन 2024 तक पाकिस्तान में मजीद 451 हेक्टर कुदरती जंगलात में कमी हुई। दूसरी जानिब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम की रिपोर्ट पाकिस्तान को एशिया में दूसरा बड़ा मुल्क करार देती है, जहां सबसे ज्यादा दरख्तों की कटाई हो रही है। चतराल और हजारा जैसे पहाड़ी अजला में लाखों क्यूबिक फीट गैर कानूनी लकड़ी को जब्त करना एक बड़ा सबूत है कि जंगलात के वसाइल पर मुनज़्ज़म और ताकतवर माफिया काबिज हो चुका है। चतराल में 14 लाख और बटग्राम हजारा में 6.5 लाख क्यूबिक फुट लकड़ी पकड़ी गई, मगर जो लकड़ी नहीं पकड़ी जा सकी उसका अंदाज़ा अब इन पहाड़ियों को देखकर लगाया जा सकता है, जो कभी घने जंगलात का घर हुआ करती थी। पुख्तूनख्वा के जंगलात महज दरख्त नहीं बल्कि पाकिस्तान के ग्रीन जो हैं वो लिंक्स हैं, जो सैलाबों, ज़मीन के कटाव के नुकसानात और बढ़ते हुए मौसमियाती असरात के खिलाफ कुदरती दिफाई दीवार हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन जंगलात को एक बार फिर बेरहमी से ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं और तकरीबन 6 लाख एकड़ गज जो है वो जंगलात इस वक्त ख़तरे में है, जहां हाउसिंग स्कीम्स, फार्म हाउसेज, होटलों और दीगर तामीराती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा जो है वो ज़ेर गौर है। एक और संगीन हकीकत ये भी है कि पुख्तूनख्वा में जंगलात हर साल तकरीबन 1.5% की शरह से कम हो रहे हैं, जो तकरीबन 8,000 हेक्टर सालाना बनती है। चतराल में 1992 से 2009 के दौरान 3,759 हेक्टर जंगल ज़ाया हुआ, और अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2030 तक 23% जंगलात का मुकम्मल खात्मा हो सकता है। 2022 में सिर्फ एक साल के दौरान जंगलाती आतिशज़दगी ने 14,430 एकड़ जंगलात जो है वो तबाह किए, जिसमें से ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में थे। 1992 के सुपर फ्लड और 2010 के मेगा फ्लड दोनों में गैर कानूनी कटाई से कमज़ोर पहाड़ी ढलवानें ख़तरनाक हद तक मुतासर हुई और दरियाओं में तुग़यानी ने हज़ारों जानें ली। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया,
वादियों को काट कर रख दिया गया। ये तबाहियाँ सिर्फ कुदरती नहीं थीं बल्कि इंसानी गफलत और मफादात का नतीजा थी। ये बुरान महज एक माहौलियाती मसला नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। पाकिस्तान में सैलाब अब सालाना हकीकत बनते जा रहे हैं और एक वाज़ेह पैटर्न सामने आ रहा है कि मानसून हर मौसम में तबाही लाता है। पंजाब KP की तरह कराची में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन कराची में ना कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ, ना सैलाब आया, ना ही तवील, सिर्फ 3 मूसलाधार जो है वो बारिशें हुई 3 घंटे तक और पूरे कराची को उन्होंने डुबो दिया। कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, जबकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की सूरत हाल पर बात करने के लिए DG PDMA पंजाब इरफान काठिया साहब। इरफान साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मसरूफियत से, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन पंजाब में ऐसे है। पहले ये बताइएगा कि वेयर डू वी स्टैंड? NDMA की पूरी ब्रीफिंग तो आ गई है, हंगामी सूरत हाल है, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रिलोकेट हो चुके हैं। ओवर टू यू सर, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज इन पंजाब और कितने तैयार हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 8 स्पेल में आपने देखा कि पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में बारिशें हुई, और इससे ज्यादा अहम ये बात है कि जो अपर कैचमेंट्स हमारी ईस्टर्न रिवर्स की हैं उनमें बहुत ज्यादा, हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिन से बारिश हुई और इसी तरह जम्मू में जो बारिशें हुई, ये सारी बारिशें अल्टीमेटली ट्रांसलेट होके हमारे तमाम रिवर फ्लोज सिवाय चनाब के बाकी तमाम रिवर फ्लोज इस वक्त हाई फ्लड्स की सूरत हाल में है। और इसी तरह जितने भी नाले हमारे ऊपर से आ रहे हैं, जिसमें नाला लेक है, बसंतर है, बई है, ये जितने भी उनमें भी इस वक्त तूफ़ानी का हमें है। और इस वक्त दरियाए सतलुज पे 1,88,000 का रेला जो हाई फ्लड है वो हमें पाकिस्तान में रिसीव हो रहा है। इसी तरह रावी की अभी आज के दिन में, एक दिन में जो सिचुएशन बनी कि इस वक्त तकरीबन हम 1.5 लाख क्यूसेक जसर के मुकाम पे हमें रिसीव हो रहा है, जो एक टास्क होगा इसका फिर आगे लाहौर और शादरा से गुजरना। जी अच्छा, तो ये जो रिलोकेशन हुई है, एक तो ये मतलब क्या सिर्फ ये 1.5 लाख लोग थे? क्योंकि अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि काफी सारी आबादी जो है वो अभी भी एट रिस्क है। जी, इसमें ना अब ये चीज समझने की जरूरत है कि हमारे जितने भी दरिया हैं इनके फ्लड प्लेन्स में बहुत सारी आबादियां हैं, और उन आबादियों की जो ही ये फ्लोज बढ़े, इनको टाइमली चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे हमने अर्ली वार्न किया और उसके बाद इवैक्यूएशंस को पॉसिबल किया। लेकिन फिर भी लोग जो दरिया के फ्लड प्लेन में है, काफी सारी हाई राइज प्लेसेस पे भी जो बैठे हुए हैं, तो अभी उनको वाटर लेवल हुए वो थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन हम फोर्सेबल इवैक्यूएशन भी हमने पॉसिबल की और अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ हम मेजॉरिटी को फ्लड प्लेन से निकाल के महफूज मुकामात तक पहुंचा चुके हैं। और इसके अलावा जो हमने देखा इरफान साहब, जो KP में जितनी तबाही हुई या कराची में तो खैर फ्लड्स आ गए, वो आ गए, लेकिन KP में तो ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या KP में वो काम नहीं कर रहे थे? या क्योंकि देखिए पंजाब 1.5 लाख लोगों को रिलोकेट करना, ऑलरेडी आपको पता है क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा, वहां पर सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हमने देखी। एक ही दम क्लाउड बर्स्ट होता है और गांव के गांव उसमें बह जाते हैं। जी, ओवरऑल अब क्लाइमेटिक पैटर्न्स को ये समझना होगा और क्लाइमेट चेंज अब इट्स नो मोर अ मिथ रादर अ रियलिटी, और इसके नजर बिल्कुल बाकी सूबों में भी नुकसानात हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब में 3rd स्पेल हमारा बहुत डेवस्टेटिंग था, जिसमें जेलम, चकवाल, नाला लई में तुगयानी हुई और वहां पे हमें हेलीकॉप्टर से भी टाइमली इवैक्यूएशन करवानी पड़ी और वो हमने इंश्योर की। और इसी तरह अब भी फ्लड प्लेन में से लोगों को निकालना, उसमें इस वक्त नॉट हंड्रेड्स रादर थाउजेंड्स ऑफ बोट्स जो हैं, मोर देन 1000 बोट्स वो ये तमाम ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए, ये जो चारों दरिया हैं जिसमें सतलुज है, इंडस है, चनाब है, रावी है, इसके फ्लड प्लेन से लोगों को महफूज मुकामात तक उनको पहुंचाने में बिल्कुल सरगर्म है। अच्छा, ठीक है। और कौन कौन से जो शहर हैं इरफान साहब जो कि ज्यादा मुतासिर होने के जिनका खतरा मौजूद है? जी, अगर मैं इसमें अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सतलुज रिवर है वो इस वक्त
स्टेडी पोजीशन में चल रहा है 1,88,000, लेकिन फिर भी कसूर को हमें वहाँ कुछ देहात में पानी जरूर मौजूद है। इसी तरह नीचे उकाड़ा में भी कुछ देहात में पानी मौजूद है। और बाकी जो रावी की अगर बात करें तो रावी में क्योंकि अभी पानी का लेवल इस वक्त रेज हो के तो आगे अब पंजाब से ये इसमें गुजरना है, इसमें फिर लाहौर और नीचे हमारा शेखुपुरा, ननकाना, साहिवाल, उकाड़ा, इनमें भी ये पानी अल्टीमेटली आएगा। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त जो दरियाए चनाब पे मराला के मुकाम पे अपस्ट्रीम मराला तकरीबन 4.5 लाख का रेला है जो इसी तरह जाएगा। और ये भी जितने भी डाउन स्ट्रीम अजला हैं जिनमें सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, जीराबाद और इसी तरह नीचे चन्योट और फिर ये त्रिमू तक ये जाएगा। तो इसमें अभी बहरहाल फ्लड प्लेन की हद तक वो जितने भी देहात फ्लड प्लेन के अंदर हैं वहाँ जरूर ये पानी तुगयानी का सबब बनेगा। जी चले, इरफान काटिया साहब डीजी जनाब पीडीएम में हमारे साथ मौजूद थे पंजाब की हाल पर, और हम दुआ गो हैं कि खैर खैरियत से ये मामला हल हो जाए। लेकिन जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा एक और स्पेल भी एक्सपेक्टेड है, तो ये जो मौसमियाती तब्दीली है, मैं एक दफ़ा फिर दोहराऊंगा, ये सियासी मसला नहीं है, इज्तिमाई मसला है, ये मुल्क का मसला है और सबको सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा। ये जो नई नई बेहंगम सी सोसाइटियाँ बन रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो रही है, समंदर की ज़मीन पर सोसाइटियाँ बन रही हैं, केपी में जिस तरह से जंगलात कट रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉल्ट नहीं है, ये सबका है, सबको बैठकर सोचना पड़ेगा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद मलिक अमीन असलम जो कि एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट चेंज के, इमरान खान की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले डीजी पीडीएम में पंजाब इरफान काटिया की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। पंजाब में अलर्ट जारी हो चुका है, 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं उन्हें रीलोकेट किया जा चुका है ऑलरेडी, और हम दुआ गो हैं कि खैर व आफियत से आइंदा जो आने वाले 2-3 दिन हैं वो गुजर जाएँ। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी वो ख़बरों में रहे, कराची में बारिशें जो हैं वो हुई, 3-4 घंटे वहाँ पे बारिशें हुई, पानी रुका भी, लेकिन उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी 3 टर्म्स पीपल्स पार्टी की हो चुकी हैं और कराची जो है वो वेनस बन चुका है। मुर्तज़ा वहाब साहब, अभी तो सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन हमें पता है कि अगली दफ़ा फिर बारिश होगी, कराची में फिर वही सिचुएशन होगी। लॉन्ग टर्म सिचुएशन आपके मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपके पास क्या है? अब कराची एक ऐसा शहर है, जाहिर बात है आपकी तो 3 टर्म्स हो गई हैं, उसमें MQM की भी गवर्नमेंट आई है, नॉन पीपल्स पार्टी जो GDA जिसे कहा जाता है, आप पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उनकी भी गवर्नमेंट्स रही हैं। एक बेहमगम शहर है, बगैर प्लानिंग के वो फैलता गया, अभी भी फैलता जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपको, यू हैव टू कम अप एज ए मेयर ऑफ कराची, और पीपल्स पार्टी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन दी जाए। शहर को दोबारा से तो नहीं उजाड़ के बनाया जा सकता। सो व्हाट्स द सोल्यूशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार आदिल, मेरा ये मानना है कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसको मद्देनज़र रख के हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके अंदर नेचुरली चैलेंजेस भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं आपको, लेकिन मेरे ख़्याल में हमें अपने जहनों से वो जो तनकीद का साया है ना उसको निकालना पड़ेगा इफ़ यू आर टू मूव फॉरवर्ड एज ए सोसाइटी। मतलब ये कराची का इशू नहीं है, लाड़काना का इशू नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का इस वक्त इशू है। कि आप देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हो, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला हों, कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना हो, जहाँ आप देखते हैं ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो बारिशों का क्वांटम है उसमें बेपनाह इजाफ़ा हो रहा है। एज़ वी स्पीक इस वक्त सियालकोट में बारिश चल रही है और मैं समझ सकता हूँ वहाँ की इंतज़ामिया की जो तकलीफ़ है कि अगर आपकी कैपेसिटी से ऊपर बारिश होती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको केटर करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है किसी भी इंतज़ामिया के लिए। अब आदिल, जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो समझने की ज़रूरत ये है कि अगर कराची शहर का लेट से ड्रेनेज का इंफ्रास्ट्रक्चर 40 मिलीमीटर है और बारिश हो रही है 235 मिलीमीटर, तो आपको अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करना होगा तकरीबन कोई 6 गुना ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा, ताकि उस पानी का स्पिल ओवर इफ़ेक्ट ना आए।
अब आदिल उसके अंदर दो चैलेंजेस हैं आपको। एक तो फाइनेंशियल चैलेंज है कि जब आप इस तरह का कोई काम करेंगे तो आपको अरबों रुपए की एक डेवलपमेंट कॉस्ट है उसकी। दूसरा जो चैलेंज है वो है फिजिकल चैलेंज आपको, कि चूँकि कराची एक पुराना शहर है, इट इज़ नॉट लाइक इस्लामाबाद कि आपने प्रॉपरली प्लान करके बना लिया हो। कराची शहर पुराना शहर होने की वजह से जो नाले जिन जगहों से गुज़र रहे हैं वो ऐसी जगह हैं जो कि बिल्कुल गुंजान आबाद इलाके हैं, तो आप उस नाले की विड्थ को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? यहाँ पे कतई कलामी की माफी, आप कह रहे हैं ना इस्लामाबाद प्लानिंग से बना हुआ शहर है। आप यकीन माने चंद घंटों की बारिश जो होती है ना, आधा आधा फुट पानी यहाँ के सेक्टर्स में खड़ा होता है सड़कों पर। तो इट्स नॉट अबाउट प्लानिंग, इट्स व्हाट वी आर फेसिंग। ये जो क्लाइमेट चेंज वाला एक बला हमारे सामने खड़ी है, वो ना तो पीपल्स पार्टी का कसूर है, ना नून लीग का है, ना पीटीआई का है। ये एक इज्तिमाई मसला है जिसे एड्रेस करना है। लेकिन यू कैरी ऑन कि आपके पास कराची, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू कराची, आपके पास प्लान क्या है? क्योंकि एक इल्ज़ाम ये लगता है कि समंदर की जो ज़मीन है उस पर सोसाइटियां बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। वो तो एक अलग मसला है, निकासी आप एक अलग मसला है। मैं बिल्कुल आसान इसका उधर भी देखना इसका इतना आसान जवाब आपको देता हूँ, और आप जिस इदारे के साथ इस वक्त काम करें आप इससे एसोसिएट कर पाएंगे। इसको काटिएगा नहीं, इसको चलने दीजिएगा ताकि एक आम आदमी को समझ आ सके। चलाएं, नहीं काटेगा, नहीं कटेगा मुस्तफा साहब। डॉन अखबार और डॉन न्यूज़पेपर के बराबर से एक नाला गुजरता है, और वो नाला इवेंचुअली हिजरत कॉलोनी से होता हुआ, माई कुलाची से होता हुआ समंदर में जाता है। अब अगर उस नाले को मुझे एक्सपैंड करना है तो क्या मैं डॉन ग्रुप को कहूँगा कि यार अपनी ज़मीन ख़त्म कर दो और अपने ऑफिस को शिफ्ट कर दो, मुझे अपने नाले को एक्सपैंड करना है? या वही नाला लेफ़्ट साइड पे डॉन है, राइट साइड पे के इलेक्ट्रिक का बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो शाहीन कॉम्प्लेक्स आता है और मुस्लिम जिमखाना आता है। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आता है और आर्ट्स काउंसिल जाता है। थोड़ा सा और पीछे आते हैं तो सिंध सेक्रेटेरिएट आता है और ओम्बुड्समैन का ऑफिस आता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि तनकीद करना तो बड़ा आसान है, बात करना भी बहुत आसान है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमें उसको मद्देनज़र रखना है। आपकी जो फिज़िकल या प्रैक्टिकल चैलेंज है ना, उसको ओवरकम करना आसान चीज़ नहीं है मौजूदा हालात में। अब आप इसको कैसे मेरी नज़र में आप एड्रेस कर सकते हैं? आप ब्लेम कर दें कि जी फ़लाँ हाउसिंग सोसाइटी बन गई, फ़लाँ बिल्डिंग बन गई। ये मैं जो जितनी भी मिसालें मैंने आपको दी हैं ना, ये पिछले 20-25 साल में नहीं बनी है। आपके इदारे का दफ्तर पिछले मेरे ख्याल में 50 साल से वहाँ पे है। शाहीन कॉम्प्लेक्स पिछले 50 साल से है वहाँ पे। जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत है भाई, लेकिन सिर्फ हमारा इदारा तो नहीं है ना। कराची में सिर्फ ये वाला नाला तो नहीं है जो डॉन से होके गुजरता है। मैं आदिल, देखिए कराची जो है बहुत बड़ा। जी, हियर मी आउट। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था कि यू कैन एसोसिएट विद दिस। इसी तरह हर जगह से जहाँ से आप गुजरते हैं ना, वहाँ पे आपको इस तरह की फिज़िकल लिमिटेशंस हैं। तो मेरी नज़र में देखें, इसका एक हल तो ये है कि जहाँ जहाँ आपके पास ज़मीनी एतबार से गुंजाइश अवेलेबल है वहाँ पर आप नए नाले बनाएं। और हमने कुछ जगहों पे जहाँ जहाँ नए नाले बनाए, दे वर्कड आउट वेरी वेल। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मंगोपीर में यूसुफ गोड का इलाका है जो कि 2020 में और 22 में कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया था, डूब गया था। घरों के अंदर 6-6 फीट पानी था। हमने वहाँ पे नई ड्रेनेज डाली। अब की बार बारिश हुई, 235 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन माशाल्लाह द नाला वर्कड सो वेल कि वहाँ पर पानी नहीं खड़ा हुआ और वो ड्रेन आउट करने में हम कामयाब हुए। दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा कि सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके बिल्कुल सामने हमारा रेलवे की सोसाइटी है। वहाँ पर घरों के अंदर पानी आ गया था और पानी अगेन 6-6 फीट 7-7 फीट था। 2020 में 22 में हमने नया नाला वहाँ पर बनाया, जगह अवेलेबल थी, हम नाला बनाने में कामयाब हुए। अब की बार वहाँ पर पानी नहीं खड़ा हुआ। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ जहाँ आपके पास फिज़िकल स्पेस अवेलेबल है आप वो नाले बना सकते हैं, नई ड्रेनेज बना सकते हैं जिसको आप अपने निज़ाम के साथ कनेक्ट करें। दूसरा सलूशन इसका ये, आपकी एक्सप्लेनेशन आ गई। अब मेरा अगला सवाल ये है, जहां जहां पे जगह मौजूद है, वसाइल सिंध गवर्नमेंट के पास हैं, क्या आपकी प्लानिंग पूरी है या इसकी अभी आपने प्लानिंग करनी है कि जहां जहां पे नाले एक्सपैंड कर सकते हैं, फिजिकल भी कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियल भी कोई इशू नहीं है, तो
तो एक प्रॉपर प्लान के साथ आना। देखिए अब जहां जहां पे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, जहां पे नहीं हो सकता वहां पे सबको पता है नहीं हो सकता, जहां पे हो सकता है डू यू हैव अ प्लान? ये अब चले, हमने पहले पॉइंट को कवर कर लिया कि जहां जहां फिजिकल लिमिटेशन है हम वी विल हैव टू बेयर दैट इन माइंड। सेकंड एस्पेक्ट आ जाए फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि हमने 2020 में एनडीएमए ने गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला, इन 3 नालों के ऊपर काम किया। उस नाले को बनाने में 25 अरब रुपए खर्च हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चलने के बाद फैसला ये हुआ कि जो 6800 मुतासरीन थे, जो इंक्रोचर्स थे सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन में, आप उनको मुतबादिल ज़मीन देंगे और उनको पैसे देंगे वो कंस्ट्रक्शन कर सकें। 14 अरब रुपए कॉस्ट पे करना पड़ी और ज़मीन की कॉस्ट अलग है, तो 3 नालों के ऊपर आपको कॉस्ट है 50 अरब रुपए। कराची शहर में बड़े नाले जो केएमसी कंट्रोल करती है वो 46 हैं और कराची शहर में ओवरऑल इन 46 नालों के अलावा 514 और नाले हैं। सो द क्वांटम ऑफ मनी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज सिग्निफिकेंट, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। हम इसको इस तरीके से टेकअप कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ड्रेनेज को हम बेहतर बना सकते हैं हम उसको बेहतर बनाएं, जहाँ जहाँ हम स्टोरेज टैंक्स, रेन हार्वेस्टिंग टैंक्स बना सकते हैं हम वो रेन हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाने जा रहे हैं। हमने अब की बार कराची शहर में 3 जगहों पे एक्सपेरिमेंट किया था 3 लाख गैलन सेव करने का उन नशेबी इलाकों में, और उसने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। वहाँ पे पानी भरा जिसको अब हम अपने पार्क्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा प्रपोजल एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दिया है कि कराची के कुछ क्रॉनिक इश्यूज़ के ऊपर आप इंजेक्शन वेल्स बनाएं। तो मेरी कल उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको इस बात की आमादगी का इजहार किया कि जी वी विल फंड इट, वी विल डू इट, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुगेदर। तो उसको भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखेंगे। तो कोशिश हमारी ये है कि फिज़िकल और फाइनेंशियल लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए जो जो सॉल्यूशन निकाली जा सकती है उस सॉल्यूशन को निकालें। जहाँ पर बड़ी कॉस्ट इनकर करनी है उसके फंड्स भी मैनेज करें ताकि अपने लोगों को रिलीफ देने में हम कामयाब हो पाएँ। लेकिन जो आपने शुरू में बात की मैं उसको इंडोर्स करना चाहूँगा कि ये मसला ना पीपल्स पार्टी का है ना किसी और सियासी जमात का है। वी विल हैव टू कम आउट ऑफ आवर क्रिटिसिज्म कैप्स। कराची शहर में आपने देखा ना कि हमारे एमक्यूएम के दोस्त हों, जमात के दोस्त हों, पीटीआई के दोस्त हों, सब के सब उसको नेगेटिवली लेके चले आते हैं जैसे ये एक ऐसी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट ने क्रिएट की हुई है। आपने ख़ुद बताया इस्लामाबाद की सिचुएशन, हम देख रहे हैं इस वक्त सियालकोट की सिचुएशन, लाहौर में क्या हुआ, मरी, एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में क्या हुआ, कि इट इज़ अ रियलिटी। और इस रियलिटी को हमें समझना पड़ेगा और इस रियलिटी को न्यूयॉर्क भी फेस कर रहा है, यूरोपियन ममालिक भी फेस कर रहे हैं, दुबई भी फेस कर रहा है और इस वक्त मुंबई भी फेस कर रहा है एज वी स्पीक। चले मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया। चाहे बारिश सरगोदा या सियालकोट हो रही है लेकिन आप हाथ पे हाथ धरे रहकर जो है कराची में बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। नाज़रीन, ब्रेक से पहले डीजी पीडीएम में पंजाब और मेयर कराची से हमने तफसीली गुफ्तगू की और जिस तरह मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जो कि क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, एक और स्पेल भी एक्सपेक्टेड है। पंजाब में अलर्ट जारी हो चुके हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रिलोकेट हो चुके हैं। केपी में जो तबाही शांगला और बुनीर में हमने देखी वो भी हमारे आंखों के सामने है। स्वात हो गया, फिर कराची में जो कुछ हुआ, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मलिक अमीन असलम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इस मामले पर उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं गुज़श्ता हुकूमत में। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। हालिया जो वाक़यात हुए उसने अर्ली वार्निंग जो सिस्टम्स हैं हमने देखा कि वो मुअस्सर साबित नहीं हो रहे, साइंसी मॉडल्स नाकाम हो रहे हैं, या इस पर क्या अमल दरामद नहीं हो रहा या वो नाकाम है? अचानक ये सब कुछ हो जाता है, अचानक सैलाब आ जाता है, गांव के गांव बह जाते हैं। शुक्रिया आदिल, आपने प्रोग्राम पे बुलाया। बिल्कुल आपने जो बात की कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो ये बात नहीं है कि वो यूजफुल साबित नहीं हो रहे, बल्कि मसला ये है कि वो इनएडिक्वेट है इस चैलेंज के सामने। इस वक्त हमारे पास अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की अगर आप बात करें तो उसमें 2 टाइप के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। एक वन इज के आपने वेदर स्टेशंस लगाने होते हैं जो कि ग्लेशियर्स के ऊपर भी लगते हैं और पहाड़ों में भी लगते हैं, जो आपको
पहले से मौसम के मुताबिक बताते हैं। तो वो जो सिस्टम है उसमें हमारे पास मैं अभी पढ़ रहा था कि तकरीबन 85 वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन हैं पूरे पाकिस्तान में। हालांकि जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हर 100 किलोमीटर के बाद आपके पास एक वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन होना चाहिए, जो कि हजारों में बनता है। और द ट्रेजेडी इज कि पाकिस्तान के पास आई थिंक 2022 में कोई $180 मिलियन का एक वर्ल्ड बैंक का फंड था, जो कि पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने यूटिलाइज करके ये स्टेशंस लगाने थे। लेकिन जब वो फ्लड्स आए तो बजाय वहां पे स्टेशंस के लगने के ये पैसा सारा एक NDRMF नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड, उसको भेजा गया और वहां से फ्लड्स में भेज दिया गया, और वो समझ लें एक ब्लैक होल पे चला गया जिसका आज तक पता नहीं चला वो पैसा गया कहाँ, लगा कहाँ पे। लेकिन वी लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। दूसरा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है वो कम्युनिटी बेस्ड होता है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को इक्विप करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो आपको ग्राउंड के ऊपर जल्दी बता सके कि कोई अगर डिजास्टर स्ट्राइक करने वाला है। तो वो सिस्टम भी जो है वो है तो सही है। जिस तरह आपने गिजर में ये देखा कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है वो अवर्ट हो गई जब एक शख्स ने टाइमली इन्फॉर्म, उसको पता चल गया कि ये ग्लेशियर हट रहा है और उसने जाके टाइमली अपने कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया, द कम्युनिटी लाइव्स वर सेव्ड। बट इस सिस्टम को हमें बेहतर करने की जरूरत है और उसके लिए हमें लोकल गवर्नमेंट्स की जरूरत है, ना सिर्फ गिलगित में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, विच अगेन आर नॉट देयर। और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अगर उसको आपने प्रॉपरली ट्रेन किया हो, उसको प्रॉपरली इक्विप किया हो, उनके पास ऐसे मोबाइल्स हों, सैटेलाइट मोबाइल्स हों जो जिसके जरिए वो वक्त से थोड़ा सा पहले अगर ये बता सके तो उसमें मेजर जो जानी नुकसान है उससे बचा जा सकता है। तो आई थिंक ये आपकी बात तो ठीक है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमारे काम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे अगर वो जो काम कर रहे हैं वो भी इनएडिक्वेट है, वो वक्त से पहले हमें वो चीज़ बता नहीं सक रहे और उनकी जो कवरेज है वो बहुत लो है, जिसको बढ़ाने की जरूरत। अच्छा मलिक साहब, हमने देखा चारों सूबों में फ्लड्स आए, बलूचिस्तान में थोड़ा सा कम, लेकिन बाकी 3 सूबे मुतासिर हुए, GB मुतासिर हुआ, उसके अलावा जो AJK है वो मुतासिर हुआ, KP में 65% अमवात हुई। हम अगर अपने गिरेबान में झांकें तो ये जो जंगलात की बेदरेख कटाई है, दरियाओं के करीब आबादी की इजाज़त देना हो, 200 फीट के अंदर अंदर, मतलब दरियाए स्वात पे आप जाए ना, वो दरिया के ऊपर 50-50 मंजिला होटल बने हुए, हालांकि 200 आप इस तरह लेफ्ट राइट आप आबादी नहीं कर सकते। और फिर आखिर में कह दिया जाता पहाड़ों को हमने बिल्कुल गंजा कर दिया है, मतलब लिटरली सारे दरख्त हटा दिए हैं। आखिर में हम कहते हैं क्लाउड बस्ट आ गया जी। और ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमारा अपना कितना रोल है इस तबाही में। देखिए, ये एक तो सब बात ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है इट इज हियर टू स्टे, और ये प्रेडिक्टेड था पाकिस्तान में। ये को आज कोई नया फिनोमेना नहीं हुआ। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शक्ल में ये क्लाउड बर्स्ट एक शक्ल है, फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स उसकी दूसरी शक्ल है, ड्राउट्स उसकी तीसरी शक्ल है, उसमें फॉरेस्ट फायर्स उसकी चौथी शक्ल है, और इसी तरह अर्बन फ्लडिंग है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस की, और सिर्फ इसी साल के अंदर अगर आप देखें तो 5 महीने पहले हम एक कैद साली से गुजर रहे थे। अगेन वो एक क्लाइमेट चेंज ट्रिगर्ड फिनोमेना है। मसला ये नहीं है, मसला तो ये है कि आपने इसके साथ डील और कोप कैसे किया। और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये जो अभी फ्लड्स आए हैं इन्होंने तो 2 महीने के अंदर ये दिखा दिया कि तमाम में सारे ही नंगे हैं। अगर आप पंजाब में देखें तो चकवाल के अंदर जब बारिशें ज्यादा हुई तो वो वहाँ पे सिस्टम कोलैप्स कर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अगर आप सिंध में देखें तो कराची के अंदर जो हुआ वो पिछले साल से भी ज्यादा तबाहकुन था। वहाँ पे जो इस साल फ्लैश फ्लडिंग हुई है और उसकी जो ड्रेनेज की इनएडिक्वेसी थी वो सामने आ गई। और अगर KP में देखें तो KP के अंदर जो बनेर में हुआ वो तो क्लियरली शो कर रहा है कि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुई है मैसिव स्केल के ऊपर। और वो जो छुपी हुई डिफॉरेस्टेशन थी, जब सैलाब आया तो उसने वो तमाम के तमाम कटे हुए दरख्त बहा के सामने ले आया वो। और उसी तरह वहाँ पर जो पहाड़ आपको बचाने के लिए हैं इन बारिशों से, उनके ऊपर से जब हम दरख्त काट देंगे और उन पहाड़ों की जो बुनियादें हैं उधर से हम मार्बल निकाल लेंगे तो फिर वो पहाड़ तो गिर के आएंगे आपके ऊपर। फिर वो बोल्डर्स और इन कटे हुए दरख्तों की सूरत में आपकी आबादियों को तबाह करेंगे। इसी तरह आपने सही फरमाया कि
सवाक में आज से 3-4 साल पहले भी इसी तरह की फ्लैश फ्लडिंग हुई थी। वहां पर लॉज बनाए गए हैं जिसमें वो रखे गए हैं कि जी आप इन गुजरगाहों के ऊपर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वहां पर हमें फिर वही कंस्ट्रक्शन नजर आई, वही होटल, वही रेस्टोरेंट दोबारा तबाह होते हुए नजर आए। तो ये तो टोटल एक मिसमैनेजमेंट है, लेकिन इसमें ब्लेम गेम का तो इशू है नहीं, क्योंकि जो तीनों बड़ी मेन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं तीनों इस माम में नंगे हो गए हैं, तीनों के प्रोविंसेस में ये तबाही जो है वो सामने आ गई है। अब मसला ये कि इसको आगे करना क्या है। आगे अगर हम ये एक दूसरे पे उंगली उठाते रहेंगे तो इसका मसले का हल फिर भी नहीं होगा। इस मसले का हल ये है कि इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ एक कंसेंसस बनाया जाए कि ये मसाइल हमने हल करने हैं, हमने कुदरत के साथ जो जंग है उसको खत्म करना है, हमने इन दरख्तों की कटाई को खत्म करना है पाकिस्तान में। अगर ये नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान की तबाही है इसके अंदर। इसी तरह हमने इन गुजरगाहों के ऊपर इन फ्लड प्लेन्स के ऊपर इसकी जो मैनेजमेंट के लॉज बने हुए हैं ऑलरेडी तमाम सूबों में बने हुए हैं। मैं आपको सिंध की एग्जांपल देता हूँ कि जो एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2000 से 2022 तक सिंध की जो फ्लड प्लेन है उसके अंदर 25 लाख एकड़ के ऊपर जो है इंक्रोचमेंट हुई हुई है। 25 लाख एकड़, दैट इज ह्यूज नंबर। और अगर वो फ्लड जब वहां पर नीचे साउथ में जाएगा तो उसने अपना ये रिक्लेम करना है, ये 25 लाख एकड़, फिर वहां तबाही होगी। आप देखेंगे लोग इस ट्रेजेडी के साथ इसको फेस कर रहे हैं। लेकिन ये मसला तो हमने खुद बनाया ना कि जब हमने अपने कुदरत की राह गुजर जो है उसके अंदर हम खड़े हो गए कि जी हमसे आओ मुकाबला कर लो। तो जब कुदरत अपना रास्ता निकालती है तो उसके आगे आप खड़े नहीं हो सकते। तो ये तो इसके ऊपर एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। हमें इसके ऊपर भी चाहिए कि जो हमारे आइन डिमांड करता है कि लोकल गवर्नमेंट्स हो, लोकल गवर्नमेंट इस वक्त नहीं है पाकिस्तान में ग्राउंड के ऊपर, उनको हमें एम्पावर करके एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बात की थी और उसके बाद डिजास्टर रिस्पांस की बात की थी, वो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स ने करना है। वो आप पेशावर, कराची और लाहौर में बैठ के वो काम नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है नेचर की तरफ से पाकिस्तान को, स्पेशली इस फ्लड के अंदर, कि ये जो है ना मामला इस तरह चल नहीं सकता आगे, और अगर चलेगा तो उसमें पाकिस्तान का भी नुकसान है और पाकिस्तानियों। मलिक साहब, स्टैट्स का बताइएगा, दादो शुमार का गुज़श्ता 4-5 सालों में कितनी डिफॉरेस्टेशन या जंगलात की कटाई हो चुकी है? थिंक टैंक्स पाकिस्तान के बारे में अगले 2 सालों में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां तक अगले सालों का है तो उसमें एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि दुनिया में जो मुतासिर तरीन ममालिक है उधर 5 मेन जो इम्पैक्ट्स हैं वो हो रहे हैं। एक ये है कि वहाँ पे फ्लडिंग हो रही है, दूसरा ये कि क्लाइमेट इंड्यूस ड्राउट या कैद साली है, तीसरा है वहाँ पर ये फॉरेस्ट फायर्स जो हैं गर्मी की वजह से हो रही हैं, हीट वेव्स जो है वो ज्यादा हो गई हैं तमाम दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में, और 5वां जो है वो ये कि साइक्लोनिक एक्टिविटी जो समुंदर के इर्द गिर्द होती है वो हो रही है। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है और ये खौफनाक एक्चुअली बात ये है कि ये 5 इम्पैक्ट्स बहुत कम ममालिक में है, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। आई थिंक 2 या 3 ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये 5 इम्पैक्ट्स पाकिस्तान के अंदर रूनुमा हो रहे हैं। तो इसलिए इन इम्पैक्ट से तो हम कहीं भाग नहीं सकते, इनसे हमारा छुटकारा नहीं है, और आने वाले सालों में इन्होंने इनकी फ्रीक्वेंसी ने भी बढ़ना है और इनकी इंटेंसिटी ने भी बढ़ना है। दूसरा आपका सवाल जो है कि जो डिफॉरेस्टेशन के मुताबिक जो स्टैट्स हैं उसमें मैंने जो रिसर्च की उसमें ये पता लगा है कि जो और वो इट कोइंसाइड्स विद कि जो एफर्ट किया गया था पाकिस्तान में बिलियन ट्री सुनामी के तहत और 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत, वो इस वक्त ग्लोबली एक्नॉलेज आपके सैटेलाइट डेटा के जरिए भी हो गया है कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है उसमें ये ग्राफ है, मैं आपको पता नहीं आपको नजर आ सकता है कि नहीं, लेकिन इसके अंदर ये क्लियरली हो रहा है कि जो पहली हमारी दिहाई थी 2000 इससे लेकर 2000 तकरीबन 12-13 तक, उसमें मेजर एक ब्लॉक ऑफ डिफॉरेस्टेशन हुई। लेकिन उसके बाद फिर जब 2014 में ये बिलियन ट्री का एक एफर्ट स्टार्ट किया गया जिसमें 2 पार्ट्स थे कि नए दरख्त भी लगाने और टिम्बर माफिया के साथ भी मुकाबला करना है, उनको डिसेबल करना है, तो उसमें डिफॉरेस्टेशन सडनली ड्रॉप्ड इन पाकिस्तान, और वो ड्रॉप रही टिल 2022। और अनफॉर्चुनेटली 2022 के बाद जब वो एक विजन था वो हटा, तो एक बड़ी जंप आई डिफॉरेस्टेशन की स्पेशली केपी के अंदर, और फिर 2023 और 24 के अंदर जब गवर्नमेंट IPDI की अपनी जिसका विजन पहले था जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन कम हुई थी, अगेन उन्होंने डिफॉरेस्टेशन को और बढ़ा दिया, और ये तमाम सैटेलाइट डेटा शो कर रहा है।
तो ये तो एक तबाही की तरफ पाकिस्तान को हम लेके जा रही हैं, और ये समझने के एक सुइसाइड मिशन है जिस पे पाकिस्तान गामज़न है इस वक्त। तो हमें इससे हटना पड़ेगा, इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है और अक्रॉस द पॉलिटिकल ओनरशिप की जरूरत है। मलिक अमीन असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्लाइमेट चेंज नाजरीन वंस अगेन बड़ा सीरियस मामला है। तमाम सियासी जमातों हुकूमतों को इसको बड़ा सीरियस लेना होगा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद फैसल चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि फवाद चौधरी की जो है वो जमानतें हो रही हैं, वो बरी हो रहे हैं, पीटीआई की बाकी क़यादत जो है उनको सजाएं हो रहे हैं, वजह क्या है? वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की सियासत एक दफ़ा फिर तजादात का शिकार नजर आती है। कभी अवामी नुमाइंदगी का दावा और जमहूरी इदारों की मजबूती की बात, और आज अपने अरकान को तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये रवैया आखिर किस सिमत की अक्कासी करता है? पार्लिमान से बाहर निकलने की जिद, फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की का फैसला अवाम को ये सोचने पर शायद ये मजबूर कर देगा कि क्या पीटीआई सियासत करने आई है या सिर्फ सियासी निज़ाम को कमज़ोर करने। आज बानी पीटीआई से इनके अहल खाना और वकला ने मुलाकात की, जिसके बाद से गुफ्तगू में बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने पार्टी अरकान तक बानी की हिदायत पहुँचाई कि वो चाहते हैं कि अरकान असम्बली तमाम हुकूमती कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाएँ। अनाउंस किया इमरान खान ने कि जितनी कमिटीज़ हैं नेशनल असम्बली की, उससे पीटीआई निकल जाए। क्या कौन सी कमेटी है? मुस्ताफ़ी हो जाए। स्टैंडिंग कमेटीज़ और क्या थी? जो भी कमेटी थी। उन्होंने कहा जितनी भी कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली की, पीटीआई फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिज़ाइन कर दे। इसके साथ साथ बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ना लेने की बात की, जिस पर पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला होगा। इससे पहले सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया था, और इस हवाले से 2 हलकों में तो उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया था। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है और वो अपने ओहदे पर बरकरार हैं। बानी पीटीआई साथ के बाद गुफ्तगू करते हुए अपने इस्तीफे मंजूर ना होने की सलमान अकरम राजा ने खुद ही तस्दीक की। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं। वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने हैं। तमाम कानूनी जो इम्कानात हैं वो उनको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौमी असम्बली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अशकज़ई साहब का है। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन एक्स पर उनके इस्तीफे का जो है वो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सख्त नाराज़गी का उस पर इज़हार किया। पार्टी रिजिग्नेशंस एक सीरियस इश्यूज है, फिल्म ना चलाएं। सलमान राजा साहब समेत किसी को अपने पार्टी पोजीशनों पे ट्वीट नहीं करने चाहिए। पहले फैसला खान साहब करे, उसके बाद आप उसको नोटिफाई करें। 2-2.5 साल के बाद खान साहब की फैमिली मेंबर्स के अपराध को आपने अरेस्ट। मुल्क में नए इंतजामी सूबों की बहस भी बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता रोज लाइव विद आदिल शाहज़ेब में हमने नए सूबों के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी से बात की। उनका क्या कहना था वो भी सुनिए। पर कोई इस तरह कलेक्टिव कोई डिबेट भी नहीं हुई और इस तरह पर पास भी नहीं हुई, न कोई कैबिनेट में न वैसे पास हुई। मगर वैसे हर एक अपना राय अगर आप मुझसे पूछे, मेरी जाती राय, मेरा जाती राय है कि इसमें कोई हर्ज है नहीं। अगर सूबे ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ना है। सूबों के हवाले से हमारा मौक़िफ़ हमेशा से बड़ा क्लियर है कि देखें ये पॉपुलर डिमांड पे बेस करती है बात, और अगर किसी सूबे के अंदर ये डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली एक सूबे की जरूरत है तो उसका तरीक़ेकार जो है वो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। नाज़रीन तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुल्क के नामवर लॉयर फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि सलमान अकरम राजा का अचानक मुस्ताफ़ी होना, वो फिर मुलाकात होती है, दोबारा इस्तीफा वापस ले लेते हैं। इससे पहले भी एक दफ़ा हो चुका है और बैरिस्टर गौहर साहब आके कह रहे हैं जी आप ट्विटर पे अपने इस्तीफे और जो हैं वो नामंजूर करें। फिर उसके बाद इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान, यानी मैदान खुला छोड़ने की जो है वो बात हो रही है। फिर कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होना, इन फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सियासी फैसले हैं? देखिए सर, ये फैसले जो हैं ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेनिफिट पहले भी नहीं किया, आइंदा आज भी नहीं कर रहे और आइंदा भी नहीं करेंगे। एक सियासी पार्टी जो है अगर वो सियासी अमल में हिस्सा नहीं लेगी इलेक्शन में तो क्या करेगी? जंग लड़ेगी। ज़ाहिर है उनका तो काम है पॉलिटिकल पार्टीज का कि सियासी अमल में हिस्सा ले, और इस बात पे जो पॉलिटिकल कमेटी है वो फैसला करे कि क्या करना है। अब
ये जो डिक्टेट कर रही हैं फैमिली की तरफ से, डिक्टेशन नहीं आनी चाहिए। मैं इस बात पे बड़ा कायल हूँ कि ये फैसले सियासी लोग हैं जो सियासी वो बात करें, और फिर ये जो कंट्रोल लिस्ट है उस पर भी लोगों को, पार्लिमानी कमेटी के लोगों को मिलना चाहिए कि वो कैसे जाएंगे, और उनको भी जाके दूसरी साइड भी तो बताया ना। इमरान खान साहब को सिर्फ एक साइड अगर पता लगती है तो फैसले तो फिर वो मुनासिब नहीं होंगे। तो ये चीज़ें जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। और ये जॉइंट अपोजिशन ने भी ये कहा है, मतलब जो तहरीक तफ़ज़े पाकिस्तान है उन्होंने भी ये सजेशन दिया कि आप इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लें, और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ये सियासी जमातों को इन इलेक्शनों में नहीं हिस्सा लेना तो फिर तो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तारीखी तौर पे पीपल्स पार्टी एमकेएम को तहरीक इंसाफ ने 2008 में बाइकआउट करके या ना हिस्सा लेके कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ। इस तरह आप कामा कमेटियों से निकल जाएंगे तो उसका भी इस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये असेंबलियों के निकलने का भी सियासत में टाइमिंग की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। वो टाइमिंग पे अगर फैसला न करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी अगर आप इस वक्त पार्लियामेंट से निकलेंगे तो वो अपने बंदे लगा देंगे, वो तो पहले ही आपको निकालना है। तो इस तरह से जो सोच समझ के फैसले करने चाहिए। कल ना जो है वो आप महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर आपने बनाया, अच्छा है, वो कद काट के आदमी हैं, वो बात तो कर सकेंगे, लेकिन एक डायकॉटमी है, वो ये है कि इमरान खान साहब सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते और महमूद खान एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते, तो कौन प्रवेल करेगा? तो ये सवालात है ना जो कल उठने हैं, इनका तो आज ही आपने सोचना है ना कि क्या करना है। और जो अच्छा ठीक है चोई साहब, दूसरा ये बताइएगा कि फैसलाबाद में राना साहब के घर पे जो हमला हुआ उन केसेस में सजाएं हो चुकी हैं। अगेन फवाद चोई साहब बरी हो चुके हैं, जैन कुरैशी बरी हो चुके हैं, और खुद पीटीआई का सोशल मीडिया ये कह रहा है कि जी ये तो मिले हुए हैं इसलिए ये बरियत पे बरियत इनको मिल रही है। शिबली फराज और उमर अयूब जो है उनको कैद पे कैद मिल रही है। उमर अयूब साहब से तो मैंने पहले फोन करके खुद रिक्वेस्ट की थी कि अपना केस सीरियसली लें, ना ये एविडेंस पेश कर सके हैं, ना वहाँ पे उन्होंने केस समझ के लड़ा है, तो उसका फिर यही शख्साना होता है। जब आप पहले बाय की प्ली लेते हैं ना जी, तो टेक्निकली बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाता है, वो डिस्चार्ज करना होता है। फवाद चौधरी साहब के केस में हमने हर चीज़ पेश की है, अपने केस को केस समझ के लड़ा है, हमने कोई सियासी उस पर नहीं किया कि मातम करते रहें और ये कहें, हमने उसको अमली संजीदगी से लिया। और उसका जो है शख्साना है, ज़ाहिर है वो फिर हम जहाँ पे मौजूद नहीं थे तो उसकी गैर मौजूदगी का सबूत भी हमने ही देना था जो ये क्लेम करता है। तो मेरी सबसे बात हुई थी, हामिद रजा साहब से बात हुई थी, कंवल से हुई थी, जरताज को मैसेज भेजा था, उमर अयूब साहब से 3 दफ़ा बात हुई। अब बंदा बता ही सकता है ना कि ये काम होने वाला, आप देख लें। अब अगर कोई ना समझे या ना संजीदगी से ले तो फिर मादिल उसमें क्या कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने केस अपने लड़े ही नहीं है, चाहे वो शिबली फराज हो, उमर अयूब हो, और आप ये कह रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इन पर आता था, और अगर ये जाके वो दे देते, जिस तरह फवाद चौधरी साहब तो खुद भी पेश हुए हैं, अगर वो ये कह देते थे हम फैसलाबाद में थे ही नहीं तो मामला खत्म हो जाता, आपके ख्याल में बरी हो जाता ये भी? देखिए ना, सबूत देते तो फिर ज़ाहिर है सजा होती, तो फिर आपके पास मवाद होता है ना गुफ्तगू करने का कि ये जी हमने सारा कुछ किया है। अब वो मैं देख रहा था कि कुछ इडियट्स वो लगे होते हैं अपना, उनको टेक्निकली बातों की समझ नहीं है। फवाद चौधरी साहब का या हमने 7 महीने सजा काटी है, ये तो सारा एक दिन भी नहीं जी सजा काट के आए, ये तो भागे रहे हैं सारे। तो ये तो हमें बस बातें हैं, ये पीटीआई वालों का सोशल मीडिया का ऐसे ही है, वो उनको समझ आती कोई नहीं है। जज्बाती से लोग हैं, प्यार भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं और फिर तनकीद भी ऐसे करते हैं, उनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती, ना उनसे फ्रेंड होने की जरूरत होती है। करते रहे, दोस्त हैं, समझ जाएंगे बात में क्या है। चौधरी साहब दूसरा आप ये बताइएगा, अब ये लोग क्या करेंगे? क्या अब शिबली फराज हैं या उमर अयूब हैं, इनको क्या सरेंडर करना पड़ेगा, ये सजाओं के खिलाफ अपील कर सकते हैं या अब इनको अरेस्ट भी किया जा सकता है? नहीं, सरेंडर तो करना पड़ेगा जी, जो कानूनी तौर पे एक रिक्वायरमेंट होती है सर, वो जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक तो बात नहीं, वो तो फिर आप अपनी अपील भी जो है वो खारिज हो जाएगी आपकी। सरेंडर तो करना पड़ेगा, और अगर छुपे छिपाते रहना वो खिलाता बात है। सरेंडर करने के अलावा टेक्निकली लीगली तो कोई ऑप्शन और होती कोई नहीं है, और ये गिरफ्तार तो ज़ाहिर है और उसी अदालत के सामने सरेंडर करना होता है जिसने सजा सुनाई है, ये किसी और अदालत में भी नहीं जा सकते।
तो ये एक टेक्निकल इशू है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई स्ट्रेटजी इनके वकला ने बनाई होगी जो नजर नहीं आ रही, लेकिन चलो नजर आ जाएगी, कोई ना कोई तो इन्होंने हल निकाला होगा उसको। बहुत शुक्रिया फैजल सोहेल साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ लॉयर हैं और उनके बकौल शिबली फराज और उमर अयूब को उसी अदालत में सरेंडर करना पड़ेगा जिसने सजा सुनाई। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।